बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन सर्कुलर कंडक्टिंग लूप हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए, हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं कि बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर हमें किसी पॉइंट P पर फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम करके आ चुके हैं। लेकिन आज हम फाइंड करेंगे कि एक हमारे पास अगर सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अगर हम किसी पॉइंट पर फाइंड करना चाहें तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लें हमारे पास क्या थी, ये वही स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट हमारे पास वायर थी, उसको हमने घुमा के ऐसे क्या किया, लूप की शक्ल दे दी। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसमें करंट को फ्लो करवाया। अब ये हमारे पास लूप है, इसमें हमने क्या किया, करंट को फ्लो करवाया। और करंट किस तरह से, मान लें कि करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लूप इस तरह से पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ये ऐसे पड़ा हुआ है और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब कहता वो क्या है कि हमने फाइंड कहाँ पर करनी है। कहता है ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक्सिस है, ये इसके सेंटर पे क्या है, ये इसका एक्सिस है। तो इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक्सिस है, इस पे किसी भी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं कहता हूँ मान लें ये वो पॉइंट P है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सिस के ऊपर। ओके हो गया, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, और ये बायो-सेवर्ट्स लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, पहले वो चीज़ देखते हैं। वो हमें क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बायो-सेवर्ट्स लॉ से हमने कैलकुलेट की थी, ये इस छोटू से dl एलिमेंट अगर हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर बनने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, ये पूरा करंट कैरिंग लूप है और इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से कहता है इस पॉइंट P पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करो। लेकिन बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है कि मैं इस लूप पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से तो फाइंड नहीं कर सकता। हाँ, अगर यहाँ पर कोई करंट एलिमेंट हो छोटू सा, ठीक है, ये लेंथ एलिमेंट कह लें या करंट एलिमेंट कह लें, लेंथ एलिमेंट में से जो करंट पास कर रहा होता है ना, तो हम फिर इसको करंट एलिमेंट भी कह देते हैं। तो ये जो हमारे पास छोटू सा ये करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है मैं वो फाइंड कर सकता हूँ। पूरे लूप की तो फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन इस dl एलिमेंट अगर यहाँ से मैं छोटू सा काटूँ, इसकी वजह से जो यहाँ पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और फिर पूरे कंडक्टिंग लूप की फिर मैं की वजह से बनने वाली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ। फिर मैं इसको ऐसे dl में इस तरह से काटूंगा छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में, आखिर में फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इस पूरे लूप की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट P पर, ठीक है, वो हम उस फार्मूले से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या है, पहले छोटू से लेंथ एलिमेंट की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है पहले वो तो कैलकुलेट करें, फिर बाद में पूरे कंडक्टिंग लूप की वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पर जो दो छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, छोटू लेंथ एलिमेंट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट P पर इस छोटू से लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो इसको आप कह लें कि DB, वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, और इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, DB। ओके हो गया, इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो P पॉइंट और इस DL के दरमियान में जो ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हम किससे शो करते थे, ये हम शो करते थे R से। ये किससे शो करते थे, R से। और इसके और PI के दरमियान जो बनने वाला डिस्टेंस है उसको भी हम किससे शो करेंगे, R से। ठीक है,
और ये जो एक्सिस है सेंटर से लेकर ये तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, इससे हम किससे डिनोट करेंगे, z से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये जो एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, z है, ठीक है। और इस सर्कुलर लूप का ये जो रेडियस है, इसको मैं कह देता हूं कि ये क्या है, कैपिटल R है। ये क्या है, कैपिटल R है। ओके हो गया। तो यहां पर देखें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये और ये, यहां पर इसके फिर हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं भाई। क्यों? अगर तो ऐसे होते तो सिर्फ x में होती, ऐसे होते तो सिर्फ y में होती, लेकिन ये ऐसे है तो इसका मतलब है x और y दोनों में है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे, एक कंपोनेंट इसका ये वाला बन जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये वाला बन जाएगा। तो ये एंगल कितना है, मान लें ये एंगल है फाई, ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमारे पास कितना है फाई, ये एंगल कितना है फाई। तो फिर अगर हमारे पास ये एंगल कितना है फाई, तो इसके साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, डी बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर ये वाला कौन सा होगा, डी बी साइन थीटा। ओके हो गया। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारे पास है इसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये बन जाएगा और एक इसके ऊपर ही ये बन जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये भी एंगल फाई है, ठीक है। तो फाई के साथ ये वाला कौन सा होगा कंपोनेंट इसका, डी बी कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर फाई हम लेंगे, ठीक है। मैं थीटा बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पर आपने फाई लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल कौन सा लिया, फाई लिया हुआ है। और यहाँ पर क्या बनेगा, डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखिए डी बी कॉस फाई इधर, डी बी कॉस फाई इधर, लेकिन जो इनके डी बी साइन फाई है वो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। जो दोनों के डी बी साइन फाई हैं वो क्या है, वो दोनों पैरेलल हैं, वो दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं, ठीक है। तो बहरहाल आगे जाके देखते हैं कौन एक सिरे को कैंसिल कर देंगे, कौन एक सिरे को कैंसिल नहीं करेंगे, वो आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास डायग्राम होगी, ये वाली आपने डायग्राम बनानी है अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये थीटा किसके दरमियान एंगल है, ये थीटा हमारे पास एंगल है डी एल लेंथ एलिमेंट, और हमारे पास जो आर है, ठीक है, ये जो आर है ये इसके दरमियान में एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड दिस आर, इसके दरमियान में ये जो एंगल है ये उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास वो वाला थीटा है, ठीक है। अब ये एंगल कितना है वो चीज देखते हैं। देखें डी एल की डायरेक्शन किधर होती है, जहां पर करंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में डी एल की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखें करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर, गौर से सुनना है। ये डी एल, मान लें मैंने छोटू सा एलिमेंट यहां पर ये डी एल लिया है, ठीक है, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो डी एल की भी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन किसकी होगी, डी एल की होगी। ये जो मैंने रेड कलर का मार्कर उठाया हुआ ये डी एल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो आर है वो किस तरह से है, आर हमारे पास ऐसे है। अब देखिए आर और ये डी एल के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। फिर से देखिए ये हमारे पास डी एल एलिमेंट, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास क्या है, आर है। यहां पर ये डी एल इस तरफ, और ये हमारे पास क्या है, आर है। तो डी एल और आर के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री है। अच्छा, आर अगर ऐसे हो जाए, हाँ मेरा लूप ये क्या कर रहा है, अगर आर ऐसे हो जाए या आर ऐसे हो जाए या आर ऐसे हो जाए, इसका ये जो लेंथ एलिमेंट के साथ एंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आर का लेंथ एलिमेंट के साथ ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। याद रहेगा या नहीं, लास्ट दफ़ा दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। ये डी एल वेक्टर, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमारे पास करंट की डायरेक्शन में होती है, ये डी एल वेक्टर और ये आर। अब डी एल वेक्टर और आर में एंगल कितना है, ऐसे कर लें, कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। चाहे ऐसे हो तब भी 90, 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 इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। क्यों, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है।
तो ये चीज़ याद रखनी है। हमारे पास एक रिलेशन है, ये आ गया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट कहानी में देखें, हम यहाँ पर ना P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई भी P पॉइंट है, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब अगर मैं DL सारे लेंथ एलिमेंट के बनाऊं, अब ये गौर से बात सुनिए मैं क्या कहने वाला हूँ, यहाँ भी DL बनाऊं, यहाँ भी DL, 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 तो मान लें ये जो DL था, ये जो DL था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, और दोनों के साइन कंपोनेंट किस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है, इधर इधर, दोनों के साइन कंपोनेंट कैसे ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं एक DL इधर बना दूं, एक DL इधर बना दूं, जैसे ना यहाँ पर देखें, एक DL इधर बना दूं, एक DL इधर बना दूं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच जो साइन कंपोनेंट है वो पैरेलल होंगे, और जो कॉज है, कॉज वो हमेशा इनके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझना है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वो DL इसमें कंस्ट्रक्ट कर दूँ, तो उन सारे DL यानी वो करंट एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से बनेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इनके ये वाले कॉस कंपोनेंट हो गए और ये साइन हो गए। अच्छा, अगर यहाँ पर और यहाँ पर बने तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों के फिर भी साइन इधर और ये कॉस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे करंट एलिमेंट बनाऊँ, DL 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 DL, तो सब की वजह से जो ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी वो कैसे आएंगी, वो ऐसे आएंगी, वो कैसे आएंगी, वो ऐसे आएंगी, ठीक है। और उन सब के ये जो कॉस कंपोनेंट्स है ये वाले, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो सब के साइन है वो सारे एक ही डायरेक्शन में ऐसे बनेंगे। मान लें ये साइन कंपोनेंट वो सारे ऐसे बनेंगे, और कॉस कैसे बनेंगे, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो वो सारे अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, और जो सारे साइन कंपोनेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। तो हम पूरे लूप की वजह से जो बनने वाली वो इस पूरे लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर है वो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये सारे DL 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 इसमें डिवाइड करेंगे, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो DB, और कॉस की वजह, कॉस फाई वालों की वजह से तो जीरो होगी, कॉस फाई ने तो सारे को कैंसिल कर दिया, तो बाकी कौन से बच गए, सिर्फ साइन वाले बच गएंगे, तो DB साइन फाई हम कर देंगे। ये चीज़ समझ आई है। जो आपकी बुक में डेरिवेशन है वो बड़ी कम्प्लेक्स ही है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है भाई, कॉस वाले कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ साइन वाले बच के हैं, तो हम फिर जो है वो इंटीग्रल DB, और DB कौन सा, सिर्फ साइन फाई वाले कंपोनेंट, नॉट कॉस वाले दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। तो जितने DL 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 इन सब की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सबका जो साइन फाई होगा वो बच जाएगा, सबके कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम इंटीग्रल किसका लेंगे, सिर्फ DB साइन फाई का लेंगे, कॉस का हम नहीं लेंगे, याद रहेंगी ये चीज़ें, ओके है। अच्छा, अब यहाँ से मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ साइन फाई की वैल्यू को, साइन फाई की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, फाई है। अगर मैं इसको ना ऐसे बाहर बनाऊँ तो ये R स्मॉल r, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल R, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Z है, कैपिटल R स्मॉल r और ये Z है, ये फाई है। तो साइन फाई क्या होगा, साइन फाई हमारे पास होता है कि सम पीपल है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अब हम करेंगे तो साइन, ठीक है, यहाँ पर थीटा में लिख रहा हूँ, साइन फाई है, ठीक है, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फाई है और एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, आर डिवाइडेड हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला, तो ये हमारे पास स्मॉल आर, तो साइन फाई इज इक्वल टू ये हमारे पास कैपिटल आर और ये हमारे पास स्मॉल आर, तो ये साइन फाई की वैल्यू आ गई, ओके हो गया। इस साइन फाई की वैल्यू को जब हम यहां पर पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा DB और क्या आ जाएगा, कैपिटल R ओवर स्मॉल r, साइन फाई की जस्ट वैल्यू पुट की है। अब DB की क्या वैल्यू थी, ये वाली, सही है, ये वाली बल्कि, ठीक है, इसको हम इधर पुट करते हैं तो इंटीग्रल, या पूरे करंट करिंग लूप की वजह से आप इस पॉइंट P पे फाइंड कर रहे हैं, तो म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I DL
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया था, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर आया था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई और आई डी एल कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर क्यूब कांस्टेंट, ये कैपिटल आर कांस्टेंट, तो सिर्फ हम डी एल पे इंटीग्रेट किसको करेंगे, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये क्या है कांस्टेंट, आई बाहर, कैपिटल आर बाहर, आर क्यूब बाहर, और इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इज इक्वल टू ये बी इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू बी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सर यहाँ पर डी बी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, डी एल। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी एल, तो म्यू नॉट आई आर बाहर आ गया, और यहाँ पर डी एल नॉट डी बी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर कैपिटल आर 4 पाई आर क्यूब आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास डी एल। अच्छा, एक चीज़ का याद रखिए कि डी एल है ना, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे जो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल बाद में हमने वो काटे थे। अच्छा, उन सारे डी एल को मिलाएं तो ये हमारे पास इस सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं आया, निकल आएगा, ये जो हमारे पास लूप था, ये जो हमारे पास लूप था, तो सारे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल इन सबको जब हम मिलाएंगे तो सर्कल का सरकमफ्रेंस वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो इंटीग्रल ऑफ डी एल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई और कैपिटल आर आएगा। ठीक है, कैपिटल आर। डन हो गया यहां तक। तो यहां पर जब हम इसकी वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, म्यू नॉट आई, और 2 1s are 2, 2 2s are 4, और पाई के साथ काट गया, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आर का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, क्या हमारे पास आई है, म्यू नॉट आई आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2 बचा था, और 2 और ये छोटा सा आर क्यूब उसी तरह, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक हो गया कि अब यहाँ पर हमने इस स्मॉल आर की वैल्यू को कैलकुलेट करके पुट करना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस स्मॉल आर की वैल्यू देखें, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस आर। अब ये आर निकालना हो तो हम फिर क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ के आ चुके हैं। तो आर हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, या ऐसे कर लें, आप कर लें जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ये आर की वैल्यू। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाली है ये आर। तो आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ये हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि r इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और ऊपर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। इस r की वैल्यू को आपने यहां पर पुट करना है, इस r की वैल्यू को यहां पर इस r क्यूब में इस r की जगह पुट करना है। तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर ऊपर 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी आएगी, क्यूब, क्योंकि R का क्या है, क्यूब है, तो इस R की वैल्यू पुट करके ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो जब इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर
इस पॉइंट P के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ना बड़ी गंदी सी डेरिवेशन हुई है, तो ये नहायत आसान किस्म की डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के जरिए से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं और ये भूलेगी भी नहीं। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, थीटा की जगह यहाँ पर 90 डिग्री ये फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद dB sin फाई को इंटीग्रेट कर देना है क्योंकि इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। sin फाई की वैल्यू पुट करनी है, तो sin फाई की वैल्यू पुट करने के बाद उसके बाद r की वैल्यू पुट करनी है। जब r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, dl को इंटीग्रेट करके 2 पाई r आएगा, r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ना डिफरेंट इसके केसेस देख लेते हैं कि अगर हमें एट दी सेंटर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जेंटर पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर पे कैसे, ये लूप है, इसके ऐसे सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, तो सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं तो इस z की फिर हमें क्या ज़रूरत है, इस z की फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसे सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, अब एक्सिस पे फाइंड नहीं कर रहे, सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, तो इस z की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंटर पे जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में z इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर का स्क्वेयर प्लस z की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट दी सेंटर। ठीक हो गया। और एक और चीज़, यहाँ से ये r स्क्वायर है ना, तो इस r स्क्वायर यहाँ से ये कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे r क्यूब था, ऊपर r स्क्वायर था, आर स्क्वायर ये से इन 2 आर से कट गया और सिंपल एक आर रहेगा, तो म्यू नॉट आई ओवर 2r। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप। लास्ट में एक और हम फाइंड कर लेते हैं कि अगर ना हमारे पास ये जो r है ये वेरी 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 लेस देन z हो, ये वेरी 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 लेस देन z हो। ठीक है, कि मान लें ये हमारे पास लूप है ना, ये हमारे पास लूप है, मैं इसको ना ऐसे वो छोटू सा बना दूं। ठीक है, एक ही टर्न की हम वैसे अभी बात कर रहे हैं, ऐसे ना छोटू सा लेंथ लूप को बना दूं, और ये हमारे पास क्या है, ये z एक्सिस है। अब ये जो इसका ये रेडियस जो है, ये जो इसका रेडियस है कैपिटल R, ये इस z एक्सिस से ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास लूप है और ये क्या है, ये कैपिटल R है और ये हमारे पास क्या है, z है, और इस पॉइंट P पे, ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, तो अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो और ये हमारे पास क्या है z, तो अब r वेरी 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 लेस देन z नहीं है, यानी लूप इतना था ना, उसको ऐसे कर दो तो ये r छोटा हो जाएगा। अब ये r इस z से बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम अब P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, r इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इतना लूप था उसको इतना कर दिया, r छोटू सा हो गया, तो वेरी वेरी लेस देन z हो गया, 0 कर दो। तो अब इस फार्मूले में क्या चेंज आएगी, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला आया था, तो b इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम ना रेड से लिखते हैं, b इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, r तो 0 हो गया, r की जगह आप क्या पुट करना है, 0, तो सिर्फ z स्क्वायर बच गया, तो z स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा 3/2, तो 2 से कट गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2z का क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी अगर हमारे पास इसके हम डायमेंशंस को बहुत ज़्यादा कम कर दे तो। ठीक है, तो ये सारी वो कहानियाँ थी, इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ये वो सारी कहानियाँ थी जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। पॉइंट पी पर हम कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर पे कैसे फाइंड करेंगे, अगर वो डायमेंशन सुकड़ जाए तो फिर हम वो पॉइंट पी पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो और वो कितनी आएगी, कौन सा फार्मूला बनेगा, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो होप सो ये सारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।